हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एनएलएम 2 पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और वेइंग मशीन पर न्यूमेरिकल देखेंगे। हम स्प्रिंग कटिंग पर भी न्यूमेरिकल देखेंगे। स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस पर भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स पर हम आज न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। वेइंग मशीन हमने देखा होगा, जिस पर हम वेट वगैरह मेजर करते हैं। ठीक है ना। ये मशीन बेसिकली यहां पर नॉर्मल रिएक्शन मेजर करते हैं। कुछ ऐसा अरेंजमेंट अंदर होता है कि स्प्रिंग होगा या फिर यहां पर प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस लगे होंगे, जो कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है वही मेजर करके बता देंगे। ठीक है ना। और वही रीडिंग रहेगा। तो यहां लिखा जा रहा है वेइंग मशीन मेजर्स वेट बाय मेजरिंग नॉर्मल रिएक्शन। इनका काम क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर करते हैं। ठीक है ना। कुछ यहां पर स्प्रिंग हो सकता है लगा होगा अंदर, या फिर यहां जो है कोई प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस लगे होंगे, जिसके कारण ये नॉर्मल मेजर कर ले रहे हैं और नॉर्मल मेजर करके हमें बता देते हैं। वही यहां लिखा गया है, इट हैज स्प्रिंग और सम नॉर्मल मेजरिंग अरेंजमेंट। इसको लिख लो पॉज करके। हो सके तो ये डायग्राम बना लेना है, ये वाला पहला डायग्राम। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे कोई वेइंग मशीन है, ये लिफ्ट में रखी गई है एक वेइंग मशीन, और इस पर कोई पर्सन खड़े हैं। ठीक है ना। और ये लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहे हैं या फिर डाउनवर्ड जा रहे हैं या फिर रुके हुए हैं। ठीक है ना। तीनों कंडीशन में एक्सेलरेशन लिफ्ट का कितना रहेगा, जीरो रहेगा एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो है तो ये पर्सन जो इन द लिफ्ट हैं ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इनका एक्सेलरेशन जीरो है और एक्सेलरेशन जीरो होता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है, हमें पता है। ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर रहेंगे। इनका अगर एफबीडी बनाएंगे, इस पर्सन का एफबीडी बनाएंगे, तो एमजी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और बाय द वेइंग मशीन यहां पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो एमजी और नॉर्मल बराबर रहेंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर रहेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर बोल सकते हैं नॉर्मल की वैल्यू कितना रहेगा, एमजी के बराबर रहेगा। लिफ्ट चाहे ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, बट कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, बट कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो यहां पर जो भी वेइंग मशीन है ये करेक्ट रीडिंग देगा। ठीक है ना। रीडिंग करेक्ट रहेगी। चलिए पॉज करके इसको लिख लो। ये डायग्राम भी बना लेना, एक सिंपल सा डायग्राम कि ये रहे एक वेइंग मशीन और वेइंग मशीन के ऊपर कोई एक पर्सन है। ठीक है ना। और यहां पर फोर्स mg लग रहा है और यहां फोर्स नॉर्मल लग रहा है और इनकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर नॉर्मल इज इक्वल टू mg हमें मिल गया है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखना, सेकंड केस देख रहे हैं हम। यहां पर लिफ्ट अपवर्ड भी जा सकते हैं, डाउनवर्ड भी जा सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन अपवर्ड है। समझ रहे हैं ना, एक्सेलरेशन अपवर्ड है। मींस हो सकता है ये लिफ्ट नीचे जा रहे हो लेकिन नीचे जाकर रुकने वाले हैं। ठीक है ना। लिफ्ट नीचे जा रहे हैं, नीचे जाकर रुकने वाले हैं, रुकने वाले हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन अपवर्ड हो गया। ठीक है ना। या फिर ऐसी कंडीशन है कि लिफ्ट जस्ट स्टार्ट हुए हैं, बॉटम से लिफ्ट जस्ट स्टार्ट हुए हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में चलने वाले हैं या चल रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड है। वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है ना। एक्सेलरेशन अपवर्ड है। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर देखें हम, ठीक है ना, ये पर्सन का एफबीडी हम अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बनाए तो यहां पर एक mg फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। ये पर्सन जो है इन पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है बाय द वेइंग मशीन ऑन द बॉडी, जो है ये अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लग रहा है और ये पूरा बॉडी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम बोलेंगे चलाने वाला फोर्स नॉर्मल हो जाएगा, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगा mg प्लस ma। ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, m इज ये नॉर्मल इज इक्वल टू g प्लस a और इसको बोल देते हैं हम g इफेक्टिव। ठीक है ना। ये पूरा जो लिखा जा रहा है g प्लस a बेसिकली g इफेक्टिव बोलते हैं कि क्या फील होगा इनको, यहां जो लिफ्ट के अंदर जो पर्सन है इनको जो ग्रेविटी फील होगी वो ज्यादा फील होगी। ठीक है ना। इनके पैरों में
जब लिफ्ट सडन एक्सेलरेट करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हैं, तो पैरों में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है हल्का सा, ठीक है ना। अगर आप फास्ट मूविंग लिफ्ट में गए होंगे तो आपने फील किया होगा कि जब सडन एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है ना, फास्ट एक्सेलरेट होते हैं, तो वहां पर पैरों के बीच में जो नॉर्मल लगता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो m इंटू जी इफेक्टिव रहेगा, और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी रहेगी, g प्लस ए। तो जब भी लिफ्ट अपवर्ड जाएंगे तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g प्लस ए हो जाएगा। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद रखना है थोड़ा सा हमें। पॉज करके इसको बना लो। ध्यान रखना, यहां पर लिफ्ट डाउनवर्ड भी जा सकते हैं, अपवर्ड भी जा सकते हैं, वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। एक ही कंडीशन हम यहां पर देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन मस्ट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तब जी इफेक्टिव क्या रहेगा, जी प्लस ए रहेगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट केस देख रहे हैं। ये आप स्टेटमेंट एक लिख लेना, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन। खैर ये तो लिख लिया हमने, जी इफेक्टिव लिख लेना आप अलग से, ठीक है ना, वो तो लिखा ही गया, अलग से लिख लेना आप, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए अब ये केस देखना, नेक्स्ट केस। यहां पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, ठीक है ना, लिफ्ट के पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। अगर लिफ्ट के पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हुआ तो ये पर्सन डाउनवर्ड में एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, फिर से हम बोल रहे हैं वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, जैसे ध्यान से देखना, दो केस हम देख रहे हैं। जैसे लिफ्ट टॉप फ्लोर पर है, अभी लिफ्ट टॉप फ्लोर पर है और सडन जो है डाउनवर्ड के लिए एक्सेलरेट किए, सडन डाउनवर्ड के लिए एक्सेलरेट किए, उस मोमेंट पर नॉर्मल रिएक्शन हल्का सा कम हो जाता है, ये पर्टिकुलर केस रहेगा, ठीक है ना। या फिर लिफ्ट ऊपर जा रही है और ऊपर जाकर रुकने वाले हैं, ठीक है ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है और ऊपर जाकर रुकने वाले हैं, तो एक्सेलरेशन किधर रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है ना। तो ये दो सिचुएशन है, लिफ्ट टॉप फ्लोर से स्टार्ट हुई है जस्ट, या फिर टॉप फ्लोर पर जाकर रुकने वाली है, ठीक है ना, नीचे से जा रहे हैं ऊपर, अब टॉप फ्लोर पर रुकने वाली है लिफ्ट, तो वहां पर एक्सेलरेशन किधर रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और इनका एक्सेलरेशन किधर है, ये पर्सन जो है इनका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में किधर है, डाउनवर्ड। mg बड़ा फोर्स हुआ, नॉर्मल छोटा हुआ, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे चलाने वाला फोर्स दैट इज mg, ठीक है ना, माइनस नॉर्मल रोकने वाला, क्योंकि ये डाउनवर्ड में एक्सेलरेट कर रहे हैं तो mg बड़े होंगे और नॉर्मल ये छोटे होंगे, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगा हमें mg माइनस ma, समझ पा रहे हैं क्या, mg माइनस ma मिल जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल को लिख सकते हैं हम mg माइनस a, और यही रहेगा mg इफेक्टिव, और g इफेक्टिव यहां हो जाएगा g माइनस a फॉर लिफ्ट हैविंग डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जब लिफ्ट के पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन रहेगा तो जी इफेक्टिव की वैल्यू ये हो जाएगी। पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ध्यान सुनना, अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रहे हो, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाए, तो वहां पर जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, फ्री फॉलिंग लिफ्ट का जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मल जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिख लिया है हमने। अब ये क्वेश्चन देखना, द रेशियो ऑफ रीडिंग ऑन अ वेइंग मशीन is 5:3 when acceleration is upward and downward with the same magnitude, find acceleration of lift, ठीक है। तो जब अपवर्ड एक्सेलरेशन रहेगा तो mg प्लस a हो जाएगा, ठीक है ना, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पर mg माइनस a हो जाएगा, इन्होंने बोला मैग्नीट्यूड सेम है। दिस इज गिवन 5/3, m गेट कैंसल और 3 को इधर ले जाते हैं, 3g प्लस 3a इज इक्वल टू 5g माइनस 5a, तो यहां पर आ जाएगा 8a इज इक्वल टू 2g, और 8 से इसमें डिवाइड करेंगे जब, तो यहां पर आ जाएगा g बाई
4। एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें g/4। कर लेंगे इसे क्वेश्चन, पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द रीडिंग ऑन वेइंग मशीन इंक्रीज बाई 30% व्हेन लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है ना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो लिफ्ट की जो रीडिंग है अपवर्ड एक्सेलरेशन पर g+a हो जाता है। ठीक है ना, और इन्होंने बता रखा है 30% रीडिंग इंक्रीज कर गई। मान लो पहले नंबर था mg, अब 30% इंक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या हो गया 1.3 mg। जैसे हमारे पास x रूपी था पहले और 20% हमारा पैसा बढ़ गया, हमारा रूपी 20% बढ़ गया, तो 1.2x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, उसी लॉजिक से यहां पर भी लिख लिया गया है। और mm गेट कैंसिल बोथ साइड, यहां पर 1.3g है, इधर ही रहने दो, g को इधर ले आएंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा 0.3g, और g की वैल्यू अगर 10 रख देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखना, यहां पर बताना है फाइंड टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। जैसे एक लिफ्ट है और लिफ्ट में इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, ये लिफ्ट रेस्ट पर है और अर्थ पर है, तो कितना टाइम लगेगा एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और ये मून पर है तो कितना टाइम लगेगा, और यही लिफ्ट जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं अपवर्ड एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी से, तब कितना टाइम लगेगा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो पॉज करके ये अर्थ वाले केस के लिए सॉल्व करो, देखो इनका एक्सेलरेशन कितना है और कितने टाइम में ये बॉटम पर पहुंचेंगे। ठीक है ना, पहला केस बहुत सिंपल है, आप ट्राई करो इसको। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देखना। तो यहां पर mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, mg कॉस नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, mg साइन थीटा एक्सेलरेट कराएंगे, तो चलाने वाला फोर्स है mg साइन थीटा, और इसी को ma के बराबर कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा g साइन थीटा आ जाएगा एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं ना, तो टाइम कितना लगेगा ध्यान से देखना, एक हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं कि टाइम इज इक्वल टू √2h/g, g की जगह g साइन थीटा आ गया। ठीक है ना, √2h/g वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट वाला जो केस था, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप थर्ड ये सेकंड इक्वेशन लगा दो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन हाफ ए। ठीक है ना, टी स्क्वायर, और u तो जीरो ही है तो ut जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। यहां से टाइम कैलकुलेट करेंगे तो यही मिल जाएगा। ठीक है ना, ये तो रहा कि अर्थ के लिए। अब बात आई मून पर, मान लो यही सेम सिस्टम है मून पर, तो मून पर एक्सेलरेशन कितना रहेगा, बस मून पर सॉल्व करने के लिए g को g/6 लिख लेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है ना, g को g/6 लिख लेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बेसिकली मून का जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो g/6 है। ठीक है ना, जो मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g/6 है। तो हम बोलेंगे टाइम ऑन मून, डायरेक्ट लिख सकते थे हम, अगर अर्थ का हमें पता है तो हम ये लिखेंगे, ध्यान देखना, यहां पर बस g की जगह g/6 कर देंगे, बस g की जगह g/6 कर देंगे, और साइन थीटा ही रहेगा, और ये 6 ऊपर चला जाएगा 12 बना देगा। ठीक है ना, अच्छा अब बात आई जो ये लिफ्ट हैं, ये जो लिफ्ट हैं एक्सेलरेट कर रहे हैं अपवर्ड, इनमें सॉल्व करना था। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अर्थ वाला टाइम निकाल लिया है हमने, बस g की जगह g इफेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं तो g इफेक्टिव कितना होगा, ध्यान से देखना, g इफेक्टिव कितना होगा, g+a होगा, और g+g हो जाएगा, ये 2g आ गया g इफेक्टिव, तो g की जगह पर बस 2g लिख देना है, बस आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक तो स्यूडो का कॉन्सेप्ट है, आगे देखेंगे हम स्यूडो जब पढ़ेंगे, और विदाउट स्यूडो लगाना है अगर हमें जी इफेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट से, तो अर्थ के लिए सॉल्व कर लो, जहां जी आ रहा है वहां पर जी इफेक्टिव लिख दो, बस आ जाएगा आंसर। तो यहां पर आ जाएगा आंसर √2
L बाई जी इफेक्टिव इज 2G साइन थीटा। ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा, बस यही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन हम जी इफेक्टिव वाले लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है ना, स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली, हेडिंग लिख लो पहले, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जहां पर भी रहेंगे वहां पर एक स्प्रिंग जरूर लगा होगा इसमें, जैसे यहां पर ये स्प्रिंग बैलेंस है और इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं के एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि यहां पर 1 kg रखा गया, मान लो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वहां पर लिख दिया गया 1 kg। जैसे 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा तो 2 kg हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका मतलब 3 kg हो जाएगा। ठीक है ना, इसी पर बेस्ड रहते हैं ये स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ पर ही बेस्ड होते हैं ये। ठीक है, बेसिकली ये रीडिंग क्या दे रहे हैं, जो भी यहां पर टेंशन है, ठीक है ना, जो भी यहां टेंशन रहेगा वही रीडिंग आ जाएगा। ठीक है ना, वही स्प्रिंग फोर्स रहेगा और वही रीडिंग आ जाएगा। जैसे अगर हमसे बोला जाए यहां पर रीडिंग कितना रहेगा, तो चूंकि यहां टेंशन कितना है mg, इसके वेट के बराबर है टेंशन, तो mg रीडिंग आ जाएगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस में, इट मेजर्स टेंशन इन वायर कनेक्टिंग विद द स्प्रिंग बैलेंस। इट मेजर्स टेंशन, जैसे वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स मेजर कर रहे थे, स्प्रिंग बैलेंस टेंशन फोर्स मेजर करेंगे। ठीक है ना, इसके जो सीरीज में कनेक्टेड स्ट्रिंग रहेगा वहां का जो टेंशन रहेगा वही ये बता देंगे मेजर करके। ठीक है ना, तो ये वाला डायग्राम रहने दो, आप ये डायग्राम बना लो फास्ट, फिर आगे चलते हैं हम। ये डायग्राम कुछ ऐसे बना लेना, ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया, ठीक है, ये हुक हो गया, और डिफरेंट कलर से ये बना लेना, मास हो गया ये। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन का ये एक सिचुएशन है कि लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करेंगे तो जी इफेक्टिव कितना होगा, यहां पर जी इफेक्टिव कितना होगा, वेलोसिटी किधर भी हो सकता है, ध्यान रखना वेलोसिटी किधर भी हो सकता है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो जी इफेक्टिव यहां पर होता है अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए जी प्लस ए, तो जो टेंशन रहेगा दैट विल बी एम जी इफेक्टिव, और टेंशन कितना रहेगा एम जी प्लस ए। ठीक है, इसको तो हमने ट्रिक से डायरेक्ट लिख लिया। अगर आपको एनएलएम से लिखना है, ठीक है ना, अगर आपको एनएलएम से लिखना है कि यहां टेंशन कितना है, एनएलएम से हमें लिखना है बेसिक से बिल्कुल, तो ध्यान से देखना, ये ब्लॉक अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो भी लिख रहे हैं चाहे तो आप ना लिखें। ठीक है ना, इस पर अगर हम एनएलएम लगाएं अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से जब निकालेंगे हम टेंशन तो एम जी प्लस एम ए आ जाएगा, और एम कॉमन लेंगे जी प्लस ए आ जाएगा, यही मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, चाहे तो आप इसको ना लिखें। ठीक है, या फिर स्कूल में अगर आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट अपवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, ठीक है ना, टेंशन गेट इंक्रीज्ड करके पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये केस देखना, इसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो पॉज करके आप खुद लिखने की कोशिश करो कि टेंशन कितना आएगा, गेस करो कि टेंशन इसमें कितना रहेगा जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी किधर भी हो सकता है, v अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकता है। तो यहां पर भी रहेगा टेंशन एम जी इफेक्टिव और एम जी माइनस ए, क्योंकि अपवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट के लिए जी इफेक्टिव जी माइनस ए होता है। ठीक है, पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। यहां पर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, मास यहां पर m है, यहां पर m है। ठीक है ना, तो ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, रेस्ट पर रहेगा। और यहां टेंशन कितना रहेगा mg, यहां टेंशन कितना रहेगा mg, यहां टेंशन कितना रहेगा mg, यहां टेंशन कितना रहेगा mg। तो ये रीड करेगा जस्ट बगल जो टेंशन है mg के बराबर रीडिंग रहेगा। तो ये नहीं कि इधर mg इधर mg 2mg लिख दिया आपने, ठीक है ना, टेंशन mg ही है, तो यहां पर रीडिंग कितनी आएगी, mg के बराबर रीडिंग रहेगी। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं रीडिंग इज mg।
जैसे ये क्वेश्चन देखना, यहां पर ब्लॉक 2m का है और ये m का है। अब बात आई कि यहां कितना रीडिंग रहेगी, तो हम बोलेंगे टेंशन कैलकुलेट कर लो। तो ये स्प्रिंग बैलेंस जो है मासलेस मान के चलते हैं और हम सिंपली देखेंगे अलोंग द स्ट्रिंग चलाने वाला फोर्स, ठीक है ना, 2mg है और रोकने वाला फोर्स mg है, इज इक्वल टू मास 3m इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना मिल जाएगा, g/3, g/3 एक्सेलरेशन मिल गया। अब यहां टेंशन देख लेंगे कितना आ रहा है, तो ये अपवर्ड चल रहे हैं, टेंशन चलाने वाला, चाहे यहां से निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते थे हम। यहां पर हो जाएगा 2mg चलाने वाला माइनस रोकने वाला टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन ये सिंपल लग रहा है, हम इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। T माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन g/3। तो यहां पर टेंशन कितना आ जाएगा, 4mg/3। ये टेंशन है और यही रीडिंग रहेगा, स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा 4mg/3 रीड करेगा। अगर हम मास के टर्म्स में बताना है रीडिंग कि कितना ये मास रीड कर रहे हैं, तो जी से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो मास जो है, इफेक्टिव मास कितना रीड कर रहे हैं अगर हमसे बोला जाए, तो हम बोलेंगे 4m/3, ठीक है ना। मान लो ये 30 kg है और उधर 60 kg रखे गए हैं, तो यहां 30 रख देंगे, 40 रीडिंग आ जाएगी 40 kg की, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, फाइंड रीडिंग ऑफ बोथ स्प्रिंग बैलेंस। तो दो स्प्रिंग बैलेंस हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो यहां टेंशन कितना रहेगा, बिना पेन यूज किया आप बता सकते हो mg टेंशन है, और मासलेस अगर मान लो ये है, तो यहां पर भी टेंशन mg रहेगा, यहां पर भी टेंशन mg रहेगा, हर पॉइंट पर टेंशन mg रहेगा और दोनों की रीडिंग बराबर रहेगी। रीडिंग 1 इज इक्वल टू रीडिंग 2 इज इक्वल टू mg। ये कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि हाफ हाफ रीड कर रहे होंगे, ठीक है ना। टेंशन रीड करते हो, टेंशन हर जगह सेम है, mg के बराबर ही है, वही रीड कर देंगे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं बीम बैलेंस। ये देखा होगा आपने बीम बैलेंस, ठीक है ना। यहां पर कोई एक वेट रखा जाता है और यहां पर जिसको हमें मेजर करना है, ठीक है ना, गोल्ड या शुगर जो भी कुछ मेजर करना है, फ्रूट्स, ठीक है ना, या कोई ग्रेन वगैरह मेजर करना है हमें, तो यहां पर रख देते हैं। और ये जब हॉरिजेंटल रहते हैं, इसकी बीम, ये बीम है बेसिकली, ठीक है ना, ये बीम है। बीम जब हॉरिजेंटल रहेंगे तो रीडिंग हम देख लेंगे कितना केजी का है ये। तो हेडिंग लिख लो बीम बैलेंस और डायग्राम में कुछ ऐसे बना लेना आप, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। यहां पर कुछ ये वेट जैसा दिख रहा है हमें, और यहां पर शुगर वगैरह कुछ है, ठीक है। चलिए, बीम बैलेंस कहीं पर भी रहे, अगर हम अर्थ पर हैं या फिर मून पर हैं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, लिफ्ट में है, कहीं पर भी रहे, बीम बैलेंस हमेशा करेक्ट रीडिंग देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बीम बैलेंस मास मेजर करते हैं, मास को मास से कंपेयर कर रहे हैं। ध्यान से देखना, जैसे मून पर जब जाएंगे हम, मून पर जब जाएंगे तो इनका भी वेट कम हो जाएगा और उसी फैक्टर से इनका भी वेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 kg मास को बैलेंस करने के लिए 1 kg ही चाहिए यहां पर, ठीक है ना। 100 kg को बैलेंस करने के लिए 100 kg ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में इफेक्टिव वही जी इफेक्टिव कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जहां पर भी एक्सेलरेटिंग लिफ्ट वगैरह में जाएंगे तो बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बीम बैलेंस किसी भी इनर्शियल फ्रेम मींस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, हैविंग सम एक्सेलरेशन, दोनों में बीम बैलेंस सेम रीडिंग देंगे। तो वही यहां लिखा गया है, बीम बैलेंस गिव्स सेम रीडिंग या करेक्ट रीडिंग, ठीक है ना, ऑन मून और इन एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, ठीक है। दोनों जगह ये करेक्ट रीडिंग देंगे, ये दिमाग में हमारे होना चाहिए, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन फेल कर जाते हैं, ठीक है ना, स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन फेल कर जाते हैं, लेकिन ये जो है करेक्ट रीडिंग देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग कटिंग, और इस पर इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी देखेंगे। तो जैसे कोई स्ट्रिंग है, हम पढ़ चुके हैं, इसमें टेंशन सडनली चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कहीं भी टेंशन चेंज करेंगे तो सडनली होल स्ट्रिंग में वही इफेक्ट आ जाएगा।
और स्प्रिंग में ऐसा नहीं है। स्प्रिंग में जब हम फोर्स लगाएंगे तो यहां पर इट रिक्वायर्ड चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ होगा, उसके बाद जो है टेंशन चेंज होगा। स्प्रिंग में जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, वो चेंज होंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्प्रिंग में लेंथ रिक्वायर्ड होता है, लेंथ चेंज रिक्वायर्ड होता है फोर्स चेंज करने के लिए, टेंशन चेंज करने के लिए। F इज इक्वल टू के एक्स होता है, और एक्स चेंज करना पड़ता है जिसके लिए टाइम लग जाता है एक्स चेंज होने में, तब जाकर फोर्स चेंज होता है। लेकिन स्ट्रिंग में, आइडियल स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल होते हैं, और इसमें लेंथ चेंज रिक्वायर्ड नहीं होता है फोर्स चेंज करने के लिए, ठीक है ना। टेंशन अगर सडन चेंज करेंगे, सडन दूसरे एंड का टेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक यहां पर स्ट्रिंग है और ये एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, यहां पर एक स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक से कनेक्टेड है। जैसे ही हम यहां पर इस स्ट्रिंग को कट करेंगे, यहां टेंशन सडनली चेंज हो जाएगा, सडन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर एक स्प्रिंग है, यहां पर एक स्प्रिंग है, अब हमने इस स्ट्रिंग को कट किया, तो यहां का जो टेंशन रहेगा सडनली चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। पहले क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएंगे और लेंथ इनका कम होगा, तब जाकर टेंशन चेंज होगा। तो टेंशन चेंज रिक्वायर्स लेंथ चेंज, इस वजह से ये सडन नहीं होते हैं, और यहां पर जो है लेंथ चेंज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इस वजह से टेंशन स्ट्रिंग में सडन चेंज हो जाते हैं। तो यहां लिखा गया है टेंशन इन स्ट्रिंग कैन चेंज सडनली, ठीक है ना। स्ट्रिंग में टेंशन सडनली चेंज हो सकता है, और टेंशन इन अनकट स्प्रिंग कैन नॉट चेंज सडनली। अनकट मीन्स जो स्प्रिंग कट नहीं हुए हैं, उसमें टेंशन सडनली चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, टेंशन इन कट स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग इज जीरो। जो भी कट स्प्रिंग होंगे, जो कट हो चुके हैं, या फिर स्प्रिंग जो है जो कट हो चुके हैं, उसमें टेंशन कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। पॉज करके ये 3 पॉइंट्स लिख लो, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है ना। यहां पर जो स्प्रिंग है इसको कट किया गया, और जस्ट आफ्टर कट ये एक्सेलरेशन ईच ब्लॉक का चाहिए हमें, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, कि टेंशन बिफोर लिख लेंगे। यहां पर टेंशन कितना रहेगा, 2 mg, यहां पर टेंशन कितना रहेगा, 3 mg, बट आफ्टर कट तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर कट ये वाले टेंशन जीरो हो जाएंगे। आफ्टर कट अगर इसका एफवीडी बनाए, इस वाले ब्लॉक का, एम वाले ब्लॉक का एफवीडी बनाए, एक फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, जो कि के एक्स नीचे लग रहा है, जिसकी वैल्यू है 2 mg। तो यहां पर 2 mg का जो स्प्रिंग में टेंशन है, ठीक है ना, 2 mg फोर्स लग जाएगा। यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग लगाएंगे, एक इनका जो है, एक इनका वेट लगेगा mg। तो ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं, ठीक है ना। इनका अगर हम बात करें एफवीडी, 2m का एफवीडी की बात करें अगर हम, तो यहां पर अपवर्ड में फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, अपवर्ड में लगेगा स्प्रिंग फोर्स, कितना लगेगा, 2 mg। डाउनवर्ड में वेट इनका लगेगा, इनका जो वेट लगेगा, ठीक है ना, ये भी 2 mg होगा। तो 2m पर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर a2 की वैल्यू, लेट्स इनका एक्सेलरेशन a2 है, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और m का अगर एक्सेलरेशन निकालना है, हम बोलेंगे चलाने वाला, चलाने वाला दोनों चलाने वाले हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 3mg इज इक्वल टू मास उसी ब्लॉक का इंटू एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 3g आ जाएगा, ठीक है ना, बाई 1 ही रहेगा, 3g मिल जाएगा एक्सेलरेशन। समझ गए। पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। पहला काम था कि बिफोर जो है कट देख लेना था फोर्स कितना है, और स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर कट रिमेन अनचेंज रहते हैं। तो ये बिफोर कट इतना था, जस्ट आफ्टर कट भी यही रहेगा, जस्ट आफ्टर कट भी यही रहेगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखना, हमसे बोला गया कि एक्सेलरेशन बताओ ईच ब्लॉक का। तो बिफोर कट यहां पर टेंशन कितना रहेगा, mg, ठीक है ना, एफवीडी बनाएंगे अच्छे से, दिख जाएगा हमें mg। बिफोर कट यहां पर जो टेंशन है दैट इज 3
mg, ठीक है ना। और स्प्रिंग जैसे ही हमने कट किया तो जस्ट आफ्टर कट इसका टेंशन कितना हो जाएगा, 0। इनका टेंशन कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर देखेंगे एफवीडी, तो ऊपर कोई फोर्स है ही नहीं, नीचे फोर्स लग रहा है mg का, ठीक है ना, और कोई फोर्स है नहीं। इन पर अगर देखेंगे तो इनका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg और अपवर्ड डायरेक्शन में 3mg फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग टेंशन। और जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर ये रिमेन अनचेंज रहेंगे क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कैनॉट चेंज सडनली, ठीक है ना। अब हमें निकालना एक्सेलरेशन, तो इनका एक्सेलरेशन तो बहुत सिंपल है, मास इनका m है, चलाने वाला फोर्स mg, तो mg इज इक्वल टू ma1 लेट्स इनका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया, g मिल गया। इनका मास कितना है 2m, तो ध्यान से चलाने वाला अपवर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि अपवर्ड फोर्स बड़े हैं, तो ये जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग ये ब्लॉक किधर जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अपवर्ड फोर्स -2mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखना, g/2 मिल जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखना क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना, इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, क्वेश्चन लिख लो पहले। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें टेंशन जो है 3mg है बिफोर कट, इसमें टेंशन है 3mg प्लस m, ठीक है ना। इसका एफबीडी बनाएंगे, कंबाइंड एफबीडी, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर मिल जाएगा 4mg, और यहां टेंशन आ जाएगा 6mg, ठीक है ना। ये तो बिफोर कट है। आफ्टर कट क्या होगा, आफ्टर कट जो कट हो चुके हैं उनका टेंशन तो 0 ही रहेगा, ये तो 0 ही हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कट हो गए। ये रिमेन अनचेंज रहेंगे, ये भी रिमेन अनचेंज रहेंगे। तो खुद से आप बनाओ तीनों ब्लॉक का एफवीडी, ठीक है ना, तीनों ब्लॉक का एफवीडी बनाओ फास्ट, पॉज करके देखो। चलिए आई थिंक आपने बना लिया है। तो यहां पर मिल जाएगा हमें इसका वेट जो है 3mg, और स्प्रिंग फोर्स इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्यों, क्योंकि कट द स्प्रिंग ट्राई टू ज्वाइन बोथ पार्ट, ठीक है ना। तो यहां पर टेंसाइल में है, टेंशन में है स्प्रिंग, टेंशन में जब रहते हैं तो टूवर्ड्स रहते हैं, कम करना चाहते हैं लेंथ ये, तो स्प्रिंग फोर्स इस पर लगेगा 3mg, एक सेकेंड, इस पर लगेगा 3mg, ठीक है। इनका वेट जो है लग रहा होगा mg डाउनवर्ड, इनका वेट लग रहा होगा mg डाउनवर्ड, और तो इस पर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इनका अगर हम बात करें तो 2mg इनका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और 6mg, ठीक है ना, 6mg ये फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ध्यान देखना, एक एक करके हम एक्सेलरेशन देखते हैं। इनका एक्सेलरेशन a1 कितना हो गया, 0। 0 क्यों है, क्योंकि जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इक्विलिब्रियम में एक तरह से जस्ट आफ्टर द कट, उसके बाद जो है एक्सेलरेशन थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन जस्ट आफ्टर कट एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहां पर देखना, चलाने वाला फोर्स 4mg इज इक्वल टू मास m है इनका, इनटू एक्सेलरेशन लेट्स a2 है इनका एक्सेलरेशन, तो a2 कितना आ जाएगा, 4g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये, ठीक है। इनका देखेंगे हम एक्सेलरेशन, तो चलाने वाला फोर्स कितना है, 6mg, ठीक है ना, ये चलेंगे ऊपर, चलाने वाला 6mg माइनस 2mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a3, ठीक है ना। m m m गेट कैंसल, तो यहां पर मिल जाएगा 4 माइन डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 2g a3 की वैल्यू मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए इसमें भी आपको निकालना है
जस्ट आफ्टर कट एक्सेलरेशन जो है ईच ब्लॉक का कितना रहेगा, ठीक है। ट्राई करो आप खुद से, देखो। तो पहला काम था जस्ट बिफोर टेंशन निकाल लेना। तो यहां पर टेंशन कितना हो जाएगा, जस्ट बिफोर टेंशन 3 mg, यहां पर जस्ट बिफोर 5 mg, और यहां पर 6 mg, ठीक है ना। जस्ट आफ्टर कट ये स्ट्रिंग कट हो गया, इसमें तो टेंशन 0 ही रहेगा, इसमें रिमेन अनचेंज, यहां पर भी रिमेन अनचेंज। अब हम एफवीडी बना देंगे ब्लॉक्स का, तीनों ब्लॉक का एफवीडी बना देंगे। तो यहां पर वेट लगेगा इनका कितना, 3 mg। ऊपर लगेगा इसमें टेंशन kx, ठीक है ना, 3 mg। यहां पर अगर देखेंगे तो 3 mg, और इनका वेट लगेगा 2 mg, ठीक है। और टेंशन तो 0 ही है यहां पर, और इनका वेट लगेगा mg और 6 mg टेंशन स्प्रिंग का। तो A1 कितना हो जाएगा, 0। A2 कितना हो जाएगा, तो चलाने वाला 5 mg है यहां, इज इक्वल टू मास 2m है, इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखना गलती ये होती है कि यहां पर हम m लिख देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, जल्दबाजी में हम m लिख देते हैं। तो m नहीं लिखना है, जो मास है बॉडी का 2m वो लिखना है। mm गेट कैंसिल, 5g/2 मिल जाएगा हमें A2। देन आफ्टर इनको देखेंगे हम, चलाने वाला फोर्स 6mg और रोकने वाला mg, तो 6mg माइनस mg इज इक्वल टू मास, मास इज m इंटू एक्सेलरेशन A3। तो m यहां से मिल गया एक्सेलरेशन A3 इज इक्वल टू 5g, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे, पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। सभी ब्लॉक का इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। पॉज करके आप ट्राई करो कि बिफोर कितना टेंशन है और आफ्टर कितना टेंशन है, एंड ट्राई टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। देखो खुद से। चलिए, आई थिंक मिल गया होगा आपको। अब हम देख रहे हैं, तो बिफोर टेंशन इज mg, 3 mg, एंड बिफोर टेंशन इज 6 mg। बट आफ्टर कट ये 0 हो जाएंगे, चाहे तो आप इसको लिखें भी ना, ठीक है। और ये दोनों रिमेन अनचेंज रहेंगे। नीचे वाले ब्लॉक का एफवीडी बनाएंगे, तो स्प्रिंग फोर्स इज mg, और mg इनका वेट भी लगेगा, बैलेंस है, एक्सेलरेशन 0, A1 0 आ गया। इनको देखेंगे अगर हम, तो इनका वेट 2 mg डाउनवर्ड लग रहा है, और ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स इनको डाउनवर्ड mg से खींचेगा। ये जो स्प्रिंग फोर्स है 3 mg से इनको अपवर्ड खींचेगा। तो इनका भी एक्सेलरेशन A2 कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स आ गया। जस्ट आफ्टर A2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब बात है A3, ये ब्लॉक है, इन पर 3 mg फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और 3 mg स्प्रिंग का टेंशन है। 3 mg मिलके बना देंगे 6 mg। 6 mg इज इक्वल टू मास, मास ऑफ द ब्लॉक इज 3m इंटू एक्सेलरेशन A3। A3 की वैल्यू यहां से मिल जाएगा हमें 2g, ठीक है ना। पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप पॉज करके लिखो, फिर हम सॉल्व करते हैं इसे। तो बिफोर कट, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। बिफोर कट यहां टेंशन कितना है, mg है। यहां टेंशन बिफोर कट और आफ्टर कट चेंज हो जाएंगे, टेंशन कैन चेंज सडनली, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ऊपर टेंशन 0 ही हो जाएगा आफ्टर कट, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब भी अनकट स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो टेंशन
बिफोर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आफ्टर टेंशन चेंज ही हो जाएगा, ठीक है ना, हमें पता नहीं है कितना रहेगा। तो ध्यान से देखना, जब भी दो ब्लॉक रहेंगे, ठीक है ना, दो ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहेंगे, वहां पर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है ना, दोनों ब्लॉक के बीच में लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है मींस रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगा, और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करने के लिए रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम रहेगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इनको एज अ सिस्टम मान के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इनको जो है एज अ सिस्टम मानकर हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर फोर्स लग रहा है 2 mg इनका वेट, 3 mg इनका वेट, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है, इसका जो टेंशन है, ठीक है ना, इसका टेंशन कितना रहेगा? mg, स्प्रिंग का टेंशन। और जो बॉटम पर ब्लॉक है, एबव mg लगेगा, डाउनवर्ड भी mg लगेगा, और ये mg mg बैलेंस है, ठीक है ना। इनका एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, नो डाउट, इनका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब बात है इनका एक्सेलरेशन। तो चूंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बोथ मस्ट हैव सेम एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक मस्ट हैव सेम एक्सेलरेशन। ये दिमाग में रखना है हमें कि जब भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहेंगे ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जैसे कटिंग वगैरह के क्वेश्चन जो आएंगे, वहां पर दोनों एंड्स के पास, दोनों एंड के पास अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, ठीक है ना, मींस एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अब देखेंगे हम चलाने वाला फोर्स ऑन द सिस्टम, डाउनवर्ड चलेंगे, चलाने वाला फोर्स mg, 2 mg, 3 mg इज इक्वल टू मास, मास दोनों का सम, दोनों का सम हो जाएगा कितना? 5m इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो कॉमन एक्सेलरेशन एसी बोल दे रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा हमें? तो 6 डिवाइडेड बाई 5, 6/5g, ये मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन। अच्छा, कभी कभी हमसे बोला जाता है कि जस्ट आफ्टर कट यहां का टेंशन कितना है बता दो, जस्ट आफ्टर कट यहां का टेंशन कितना है। तो कॉमन एक्सेलरेशन मिल चुका है, इस पर अलग से हम अगर एफवीडी बनाएं तो टेंशन डाउनवर्ड मान लिया लग रहा है। तो इनको चलाने वाला फोर्स T प्लस 3 mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन यूज कर लेंगे इनके लिए भी। तो एक्सेलरेशन की जगह पे लिखेंगे 6g डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। तो टेंशन आ जाएगा, 3 इधर लेकर आएंगे, और ये है 18/5 -15, और 18 -15 करेंगे तो 3 mg डिवाइडेड बाई 5 मिल जाएगा टेंशन जस्ट आफ्टर कट, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखना, एक सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और फिर से ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, मास m है, 2m है, 3m है, और हमने जो है इन्हें कट कर दिया, ठीक है ना। तो जस्ट आफ्टर कट एक्सेलरेशन ईच ब्लॉक का क्या रहेगा हमें बताना है, ट्राई करो आप इसे। जस्ट आफ्टर कट एक्सेलरेशन ईच ब्लॉक का क्या रहेगा, ट्राई कीजिए। तो पॉज करके देखो, चलिए आई थिंक लिख लिया होगा आपने। बिफोर टेंशन यहां पर रहेगा 3 mg, जीरो हो जाएगा, यहां लिखने की जरूरत नहीं बिफोर टेंशन, क्योंकि जीरो ये कट हो, ये स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग टेंशन चेंज सडनली, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। बिफोर कट यहां पर टेंशन कितना रहेगा? तो यहां टेंशन रहेगा 6 mg, ठीक है ना। और ये वाले ब्लॉक का एफवीडी बनाएंगे आफ्टर कट, 3 mg नीचे लग रहा है और कोई फोर्स है नहीं, तो इनका एक्सेलरेशन a1 कितना आ जाएगा? g के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है ना। 3 mg इज इक्वल टू 3ma करेंगे, मिल जाएगा एक्सेलरेशन, फ्री फॉल कर रहे हैं ये g के बराबर।
ये दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, बोथ ब्लॉक मस्ट हैव सेम एक्सेलरेशन। तो दोनों ब्लॉक का एक साथ एफवीडी बनाएंगे, दोनों ब्लॉक का एक साथ एफवीडी बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो यहां चलाने वाला फोर्स, या पहले फोर्सेस बना लेते हैं। तो इनका वेट लग रहा होगा 2 mg, ठीक है ना, 2 mg। इन पर वेट लग रहा होगा mg, और यहां पर टेंशन लग रहा होगा 6 mg, ठीक है। टेंशन फोर्स इंटरनल है, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो नीचे फोर्स लगा 3 mg, ऊपर लगा 6 mg, तो ये चलेंगे किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो चलाने वाला फोर्स 6 mg माइनस mg रोकने वाला, माइनस 2 mg रोकने वाला इज इक्वल टू मास, दोनों का मास कितना हो जाएगा 3m इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कॉमन एक्सेलरेशन इसको बोल देते हैं हम। और 3 mg डिवाइडेड बाई 3m करेंगे, तो एक्सेलरेशन यहां से जो कॉमन एक्सेलरेशन मिल रहा है मिल जाएगा हमें g के बराबर, ठीक है ना। अब आप टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कट किया उसके बाद एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है ना। तो जस्ट बिफोर कट, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं हम, जस्ट बिफोर कट यहां टेंशन और यहां टेंशन बराबर रहा होगा, क्योंकि सिमेट्री पर है, ये हाईली सिमेट्रिक डायग्राम है। और हमको समझ में आ रहा है टी कॉस 30 बैलेंस कर गया होगा, और टी साइन 30 2t साइन 30 इज इक्वल टू mg, अपवर्ड फोर्स t साइन 30 इज इक्वल टू mg के बराबर लिखा, साइन 30 1/2, 2 गेट कैंसल, टेंशन बिकम mg। तो बिफोर कट यहां पर टेंशन कितना है mg, यहां पर कितना है mg, और एक वेट लग रहा है इन पर mg का, ये 3 फोर्स ब्लॉक पर लग रहे हैं। जस्ट आफ्टर कट ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, बात है ये दोनों। तो एक वेक्टर में हमने एक पढ़ा था स्टेटमेंट कि व्हेन देयर आर मल्टीपल वेक्टर हैविंग रिजल्टेंट जीरो, when there are multiple vector having resultant 0, if we remove one vector then resultant will be, if we remove one vector, multiple vector लग रहे हैं, resultant सबका 0 है, एक वेक्टर अगर हमने हटा दिया, ठीक है ना, सिंगल वेक्टर अगर हमने हटा दिया, बाकी का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो जो रिमूव्ड है उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये रिमूव्ड है, ये अनचेंज है, ये भी अनचेंज है, तो ये रिमूव्ड है, इनके मैग्नीट्यूड के बराबर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर नेट फोर्स लगेगा, ठीक है, और कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड mg रहेगा। दूसरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये mg है, ये mg है, 120 डिग्री पर लग रहे हैं, और mg अगर 120 पर लगेंगे तो रिजल्टेंट विल बी mg, ठीक है ना, उससे भी देख सकते हैं आप। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है mg, मास कितना है इसका m, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन एक बार समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझना, हम फिर से बता रहे हैं। अगर हमारे पास 3 फोर्सेज हैं, तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है, ठीक है ना, ये फोर्स मान लो ये फोर्स F1 है, ये F2 है, और ये F3 है, किसी एक को अगर हटाया गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, रिमूव्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, रिमूव्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इन केस व्हेन अदर फोर्सेस रिमेन अनचेंज, तभी ये लॉजिक लगा सकते हैं, अदरवाइज ये लॉजिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब ये क्वेश्चन देखना, अब यहां पर स्प्रिंग को हमने कट कर दिया, तो सेम क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। बिफोर कट यहां mg था, यहां mg था, और ये mg थे बिफोर कट, आफ्टर कट ये 0 हो गए, ये कितना हो गया हमें पता ही नहीं,
तो यहां पर पिछले वाले लॉजिक से आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना, पिछले वाले लॉजिक से इसमें आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू भी तो चेंज हो गई। अगर ये जो रिमेनिंग फोर्सेज हैं उनकी वैल्यू अगर चेंज हो गई, फिर जो है वो लॉजिक नहीं लगा सकते कि रिमूव्ड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं अलग तरीके से। जस्ट आफ्टर कट, ध्यान समझना, एक दूसरा पहले डायग्राम देखना। मान लो एक सिंपल सी स्ट्रिंग है और यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और ये एंगल जो है, ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, इस ब्लॉक को यहां से अगर छोड़ा गया, इस बॉब को यहां से अगर छोड़ा गया, तो ये बॉब यूं मोशन करेंगे सिंपल पेंडुलम जैसे। ठीक है ना, तो जस्ट आफ्टर रिलीज, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, जस्ट आफ्टर रिलीज इनका जो एक्सेलरेशन होगा या इनका मोशन होगा वो इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है ना, इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ही होगा। अच्छा, mg फोर्स इस पर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रहा है टेंशन। और मोशन कैसे होगा, टेंशन के परपेंडिकुलर, मतलब टेंशन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मोशन कराने के लिए, टेंशन एक्सेलरेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि टेंशन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो टेंशन के परपेंडिकुलर जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो टेंशन उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो टेंशन का इधर कंपोनेंट आया ही नहीं। अब बात आई कि mg का कंपोनेंट कितना है, तो ये एंगल अगर 30 है, ये 60 होगा, और ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा। mg cos थीटा, mg cos थीटा विल एक्सेलरेट दिस बॉब। ठीक है ना, तो mg cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा g√3/2, एक्सेलरेशन मिल गया हमें। अच्छा, अब ध्यान से देखना, mg cos थीटा इज प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन, mg sin 30 जो इधर लगेगा फोर्स, दिस विल प्रोवाइड टेंशन। तो जस्ट आफ्टर कट टेंशन कितना हो जाएगा, जस्ट आफ्टर कट अगर हमसे पूछा जाए टेंशन कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे mg sin 30 mg/2। बिफोर कट कितना था, बिफोर कट था mg, और जस्ट आफ्टर कट कितना हो गया, mg/2। समझ पा रहे हैं ना, जस्ट हाफ हो गया जस्ट आफ्टर कट। तो टेंशन इन स्ट्रिंग कैन चेंज सडनली। अच्छा, अब ये क्वेश्चन समझ गए, सेम ये भी वही क्वेश्चन है, सेम है। ये भी जब इसको कट कर दिया जाए ना, इसको कट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम ही बनेंगे। सिंपल पेंडुलम बनेंगे, पहले इस लाइन के, इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जाएंगे, इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जाएंगे ये, और ले जाने वाला फोर्स कौन सा होगा, तो ले जाने वाला फोर्स mg का एक कंपोनेंट होगा। तो ये एंगल 30 है, ये 60, ये 30, mg cos 30 will accelerate, mg sin 30 will provide tension। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन ही है। पॉज करके आप ट्राई करो, इसे लिखो। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कट। यहां पर जो स्ट्रिंग है इसको कट किया गया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है ना, तो जस्ट बिफोर कट, ध्यान समझना, जस्ट बिफोर कट हम पहले टेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये है इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, mg sin 30। समझ रहे हैं ना, बेसिकली यहां पर ऐसा समझ लो कि ये रहे ब्लॉक, ये रहे ब्लॉक, और इधर फोर्स लग रहा है mg sin 30, और mg cos थीटा विल प्रोवाइड नॉर्मल। और ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, और दूसरे वाले जो स्प्रिंग है वो इस डायरेक्शन में, पैरेलल हैं, इसी के पैरेलल हैं। एक इधर लगा रहे हैं तो एक इधर लगा रहे हैं, इसी के पैरेलल हैं। समझ रहे हैं ना। अच्छा, ध्यान समझना केयरफुल होकर, ये एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है। इसमें टेंशन T अगर है बिफोर कट, इसमें भी टेंशन T होगा, बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं। एंड T cos 30 along दिस प्लेन, T cos 30 इधर कंपोनेंट जो रहेगा,
और इनका टी कॉस 30, टी कॉस 30, टी कॉस 30, तो टी कॉस 30, टी कॉस 30 मिलके बनाएंगे 2t कॉस 30, ठीक है ना। तो टेंशन मिल जाएगा हमें कितना, ध्यान से देखना, ये आ गया √3/2, 2 गेट कैंसल, यहां पर है mg sin 30 1/2 है, mg/2 और यहां से √3 एक आ जाएगा, तो ये हो गया टेंशन, ठीक है ना। अब बात आई कि टेंशन हमें पता है, ठीक है ना, जस्ट बिफोर कट टेंशन पता है। अब ध्यान सुनना, इस ब्लॉक पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी हुआ, ठीक है ना, और टेंशन हुआ, ये स्प्रिंग का टेंशन हुआ, वो रिमेन अनचेंज है, ठीक है ना। जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो रिमेन अनचेंज है, केवल फोर्स कौन सा बदला, ये जो स्ट्रिंग का टेंशन है यही जीरो हो गया। तो मल्टीपल फोर्सेस लग रहे थे और मल्टीपल फोर्स में एक फोर्स गायब हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, जो फोर्स गायब हुआ है उसी के बराबर रहेगा, क्योंकि ऑल अदर आर रिमेन अनचेंज, ठीक है ना। और इसके जस्ट अपोजिट जो है ये ब्लॉक जाएंगे, मींस इस लाइन के थीटा एंगल 30 डिग्री पर ये ब्लॉक जाएंगे, और इनका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे टेंशन जो पहले था उसी के रिजल्टेंट के बराबर लगेगा फोर्स, mg/2√3 इज इक्वल टू ma। फिर से बोल रहे हैं हम, यहां पर क्या लॉजिक लगा रहे हैं हम, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन आ जाएगा g/2√3। यहां पर हमने लॉजिक लगाया कि एक ब्लॉक पर मल्टीपल फोर्स लग रहे थे, उनका रिजल्टेंट जीरो था, ठीक है ना, और एक फोर्स हटा दिया हमने, जैसे एक फोर्स हटाएंगे all other remain unchanged, all other remain unchanged, then resultant magnitude will be magnitude equal to removed one, ठीक है ना, जो removed one है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए, तो समझ गए हम ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे नीट के लिए तो नहीं है, ये है मेनली तो जेई के लिए ही। जब स्प्रिंग को कट करेंगे ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहां पर समझ पाना, ध्यान से देखना। जब स्प्रिंग को हमने कट किया तो ये ब्लॉक पर एक पैरेलल टू प्लेन mg sin थीटा लग रहा था, ठीक है ना। इसी का डायग्राम हम यूं बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ये पैरेलल टू द प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन प्लेन को हमने ऐसे ही मान लिया है। तो इस ब्लॉक पर ये फोर्स लग रहा है mg sin 30, और ये वाला फोर्स गायब हो गया स्प्रिंग वाला, और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ये चलेंगे, ठीक है ना। और ये एंगल है 30, तो ये 30, तो ये हो जाएगा 60, या फिर ऐसा समझ लो ये हो जाएगा 30, mg cos 30 नहीं, mg sin 30 इनको एक्सेलरेट, mg/2 cos 30 नहीं, mg/2 sin 30 इनको एक्सेलरेट करेंगे, mg/2 sin 30 ये एक्सेलरेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू ma कर देंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन g/4, ठीक है ना, एक्सेलरेशन बिकम g/4। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। और टेंशन फोर्स अगर हमसे पूछेंगे जस्ट आफ्टर कट टेंशन कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे ये जो mg/2 है इसका कंपोनेंट इधर जो रहेगा, ठीक है ना, mg/2 cos 30 दैट विल प्रोवाइड टेंशन, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर कट मिल जाएगा हमें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट ऑफ एटवुड मशीन। इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं, और इसका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। मान लो m2 बड़े हैं, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो यहां टेंशन भी निकाल सकते हैं। जब हम टेंशन निकालेंगे तो टेंशन की वैल्यू मिलेगा हमें, ध्यान से देखना, टेंशन की वैल्यू मिलेगा 2m1m2 बाई m1 प्लस m2 जी, ये मिलेगा हमें टेंशन की वैल्यू, हमने कैलकुलेट किया था, हमें ये मिला है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2μg, ठीक है ना। म्यू क्या रहेगा, रिड्यूस मास। जब भी दो ब्लॉक सिस्टम रहेंगे, टू ब्लॉक सिस्टम कहीं पर भी आएंगे, वहां पर m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का टर्म बहुत पॉपुलर रहता है, ठीक है ना।
तो इसको बोलते हैं हम म्यू, और रिड्यूस मास इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां टेंशन कितना रहेगा, ये 2 म्यू जी, 2 म्यू जी के बराबर यहां टेंशन रहेगा। समझ रहे हैं। अब ध्यान समझना, अगर यहां टेंशन 2 म्यू जी है, यहां टेंशन 2 म्यू जी है, तो यहां टेंशन कितना हो जाएगा, तो यहां टेंशन हो जाएगा 4 म्यू जी। मतलब इन दोनों ब्लॉक को अगर हम हटा दें, ध्यान समझना, इन दोनों ब्लॉक को अगर हम हटा दें, एक ब्लॉक लगा दें 4 म्यू जिसका मास है, तो यहां टेंशन वही रहेगा जो ये दोनों टेंशन मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं, वही टेंशन 4 म्यू भी देंगे, बस म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। समझ रहे हैं। इससे क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आगे देखेंगे, बहुत आसानी से हम आंसर निकाल लेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें। 4 म्यू, ठीक है ना, 4 म्यू मास यहां पर रख रहे हैं, और यहां पर टेंशन कितना है, 2 म्यू जी टेंशन है। अगर ये हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है, कई सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, वो चाहे नीट हो या मेंस या जेई हो, ठीक है ना, सभी में। जैसे ये देखना ध्यान से, यहां पर हमसे बोला गया इसमें टेंशन बता दो कितना होगा, यहां टेंशन। तो एक तो तरीका था कि हम चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन निकालने, और फिर उसके बाद किसी एक ब्लॉक का एफवीडी बनाए, उससे जो है एनएलएम लगाएंगे और उस ये टेंशन मिल जाएगा हमें। लेकिन अगर हम याद करके आए हैं कि 2 म्यू जी, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 म्यू जी। तो ध्यान देखना, 2 म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, म्यू हो गया इंटू जी, जी की वैल्यू हो गया 10, और ये 2 से कट करेंगे तो ये बन जाएगा 3, दिस बिकम 80/3 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और यहां पर अगर हमसे बोला जाएगा कितना टेंशन रहेगा, तो 4 म्यू जी, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन, ठीक है ना, टॉप पर टेंशन मिल जाएगा हमें। तो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये देखना, वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एटवुड मशीन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। फाइंड m सो दैट इट विल रिमेन एट रेस्ट। इनकी वैल्यू कितनी रख लें कि ये रेस्ट में रहें, ठीक है। तो हम बोलेंगे इन दोनों को हटाकर, इन दोनों को हटाकर एक ब्लॉक से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो एक ब्लॉक से रिप्लेस जब करेंगे हम इन दोनों को हटाकर, तो कितने मास से रिप्लेस करेंगे, तो हम बोलेंगे 4 म्यू मास से रिप्लेस करेंगे हम। तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, और 2 से कट कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3 kg, ठीक है। तो 16/3, अगर m की वैल्यू 16/3 रहेगा तो कैपिटल M मूव नहीं करेगा, अदरवाइज कैपिटल M एक्सेलरेट कर जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को एटवुड मशीन से ही कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, सॉल्व हमसे हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखना है क्वेश्चन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन इफ सिस्टम इज ऑन मून। अब यहां पर टेंशन कितना होगा जब ये मून पर होंगे, पहले टेंशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन से पहले टेंशन निकाल रहे हैं मान लो। तो यहां पर टेंशन कितना होगा, ध्यान से देखना केयरफुल होकर। हम बोल रहे हैं 2 म्यू जी इफेक्टिव, मून पर जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, मून पर जी इफेक्टिव की वैल्यू होगी g/6। तो 2 म्यू g/6 हो जाएगा, और आ जाएगा 2 म्यू, म्यू की वैल्यू m1 m2, ठीक है ना, 3m/4, ठीक है ना, एक m कट जाएगा और ये मिल जाएगा इंटू g/6, और 2 से ये कट होगा, यहां पर बना देंगे ये 3 और 2, 6 कट कर देंगे और ये मिल जाएगा mg/4। ये मिल जाएगा हमें टेंशन mg/4, यहां का टेंशन mg/4 और यहां का टेंशन जो है mg/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो टेंशन निकालने का ये बेस्ट मेथड है, ठीक है ना, 2 म्यू इंटू जी इफेक्टिव,
जो भी वहां पर इफेक्टिव ग्रेविटी होगा वही यूज कर लेंगे हम। अब हमें निकालना था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप अपना लॉजिक यूज कर सकते हो, चलाने वाला फोर्स, ठीक है ना। तो चलाने वाला फोर्स इसी के ये 3m जी इफेक्टिव, हम जी इफेक्टिव लिख रहे हैं, जी इफेक्टिव की वैल्यू g/6 होगी, ठीक है ना। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम अर्थ पर निकाल लेंगे और जहां पर जी आया है वहां पर जी को g/6 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी लॉजिक पर हमें सॉल्व करना है, इस वजह से हम जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट ज्यादा यहां पर यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ g/6, ठीक है ना। जी इफेक्टिव लिख रहे हैं हम, तो जी इफेक्टिव माइनस एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू मास, मास इज 4m इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें ये 2g इफेक्टिव बाई 4, तो g इफेक्टिव बाई 2 आ जाएगा। और g की वैल्यू अगर रख देंगे हम कि g/6, तो आंसर आ जाएगा, g इफेक्टिव की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा g/12, इनका एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, इसमें बोला गया फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड ग्राउंड। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है हमें टेंशन। पॉज करके आप पहले क्वेश्चन लिख लो। चलिए अब ध्यान से देखना, यहां पर टेंशन निकालना था हमें। टेंशन निकालने का बेस्ट मेथड है, यहां का टेंशन होगा 2 म्यू जी इफेक्टिव, 2 म्यू जी इफेक्टिव। अच्छा 2 लिख लिया, म्यू कितना हो जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो 3m बाई 4 म्यू हो जाएगा इंटू जी, ठीक है ना, जी इफेक्टिव। तो ध्यान से बताओ, अगर ये लिफ्ट g/2 एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहे हैं तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, g+a रहेगा या फिर g-a रहेगा, गेस करो आप। गेस क्या आप याद किए होंगे, ठीक है ना। अपवर्ड जब जाते हैं तो g+a हो जाता है, तो यहां पर हो जाएगा 3g/2, तो ये हो जाएंगे 3g/2, 2 गेट कैंसल, तो यहां पर मिल जाएगा 9mg/4, ये आ जाएगा टेंशन की वैल्यू 9mg/4। समझ गए। अच्छा अब जो है हमें बताना था एक्सेलरेशन इनका कितना होगा, ठीक है ना। यहां टेंशन मिल गया, एक्सेलरेशन अब बताना है हमें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ध्यान से देखना कैसे निकाल रहे हैं, इनके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं पहले, इनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं चलाने वाला फोर्स, चलाने वाला फोर्स कितना होगा, ध्यान से देखना 3m जी इफेक्टिव। इसी लॉजिक को, इसी लॉजिक पर क्वेश्चन सॉल्व करना है जी इफेक्टिव से ही, तब आसानी से होगा, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। माइनस रोकने वाला फोर्स कितना है एम जी इफेक्टिव, ठीक है, इज इक्वल टू मास, मास कितना हो जाएगा 4m इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहां से ध्यान से देखना, 2g इफेक्टिव बाई 4, जी इफेक्टिव बाई 2, ये एक्सेलरेशन आ गया जस्ट एज बिफोर, जो बिफोर था वही अभी भी आ रहा है जी इफेक्टिव, बस जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 3g/2, तो यहां रख देंगे हम जी इफेक्टिव इज 3g/2, तो ये आ जाएगा g 3g/4, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये एक्सेलरेशन इनका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इनका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। अब बात आई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व हो रहा है, केयरफुल होकर। विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये अपवर्ड जा रहे हैं और लिफ्ट खुद अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ m लिख रहे हैं हम पहले, ये एक्सेलरेशन ऑफ m लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर, याद करो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखते थे, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर ऐड करते थे, वही लॉजिक यहां लगाना है एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये अपवर्ड जा रहे हैं, कितने से जा रहे हैं 3g/4 से, प्लस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर खुद
ये पर्सन खुद कितने से चल रहे हैं, इतने से चल रहे हैं g/2 से, तो इसमें ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दिस बिकम 5/4, ठीक है ना, 5g/4 मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन ऑफ m। अब बात है इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये डाउनवर्ड जा रहे हैं कितने से, ये 3g/4 से डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन डाउनवर्ड चल रहे हैं, ये है, अब ध्यान रखना। और एक्सेलरेशन ऑफ 4m अब लिख रहे हैं हम, तो केयरफुल होकर देखना क्या कर रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इनका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इनका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। कितना एक्सेलरेशन है, 3g/4, इसको माइनस लिख ले रहे हैं हम, ठीक है ना, ताकि आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, तो माइनस में है। एंड ऑब्जर्वर का कितना है, g/2, तो प्लस g/2, और इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस g/4, ठीक है ना। तो कैपिटल M या फिर 4m जो मास 3m है, सॉरी ये 3m है, जो ये 3m है इनका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, चूंकि ये माइनस में आ रहे हैं, g/4 का एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन वैसे तो नीड में नहीं आएगा, लेकिन टेंशन पूछ सकते हैं वो आपसे, टेंशन कैलकुलेशन इजी है, टेंशन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व किया जा रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, इनका एक्सेलरेशन निकालना थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना, केयरफुल होकर देखना। इसको हमने मान लिया एटवुड मशीन, इनको मान लिया हमने एटवुड मशीन, तो इन्हें हमें रिप्लेस करना है, तो बताओ कितने मास से रिप्लेस करें हम। ये तो m का m ही है, ये जो है कितने मास से रिप्लेस होंगे, तो 4 म्यू से रिप्लेस होंगे, 4 म्यू, और इनका म्यू कितना है, तो म्यू है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2/3m दिख रहा है हमें, 2/3m, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2/3m, तो इनका मास हो गया 8m/3। तो ये ऊपर चलेंगे, ये नीचे चलेंगे, और चलाने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 8mg/3 माइनस रोकने वाला mg इज इक्वल टू मास, टोटल मास सम कर देंगे तो मास आ जाएगा 11, ठीक है ना, 11m/3 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और ये 3 इधर आएगा, 5, 3 हर जगह से कट जाएगा, 5, तो 5mg/3, 3 वैसे तो कट जाएगा, 11ma/3, 3 से 3 कट गया, m से m कट गया, तो एक्सेलरेशन मिल गया हमें कितना, 5g/11, ठीक है। ये एक्सेलरेशन किसका है, इस वाले ब्लॉक का है, और किसका है, इस वाली पुली का है, ये पुली डाउनवर्ड जा रहे हैं इस एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन जेई के लिए मैं बताना भूल गया, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस के लिए है, वो भी मेंस के लिए नहीं, ठीक है ना। मेंस में अगर आएगा तो केवल इसका एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा तब, अदरवाइज मेंस में भी तो नहीं आएगा, एडवांस में आएगा अगर आएगा तो। अब इनका एक्सेलरेशन ध्यान देखना, इंडिविजुअल का कैसे निकालेंगे हम, तो केयरफुल होकर देखना। ये जो पुली है, ये पुली डाउनवर्ड चल रहे हैं इस एक्सेलरेशन से, 5g/11 से चल रहे हैं, ठीक है ना, ये पुली चल रहे हैं 5g/11 से डाउनवर्ड चल रहे हैं, ठीक है ना। और हमने एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था जिसमें एक लिफ्ट है, वो g/2 से अपवर्ड जा रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, हम मान लेंगे एक लिफ्ट है, सारा क्वेश्चन हम भूल जाएंगे, हम मान लेंगे हमारे पास एक लिफ्ट है, एंड लिफ्ट इज मूविंग एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन दिस, ठीक है ना, और इस लिफ्ट में एक ऑब्जर्वर है, इनसे बोला गया कि बता दो इनका एक्सेलरेशन, तो इनका एक्सेलरेशन ध्यान देखना, ये कैसे बताएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, 2mg इफेक्टिव माइनस mg इफेक्टिव इज इक्वल टू मास 3m इंटू एक्सेलरेशन, तो आ जाएगा कितना, g
इफेक्टिव बाई 3। ये आ गया एक्सेलरेशन। और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के केस में जी इफेक्टिव होता है जी माइनस ए, तो 5g/11, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6g/11, ठीक है ना। और जी इफेक्टिव की जगह पर यही रख देंगे हम, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 6g/11, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आ जाएगा 2g/11। ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू दिस पुली और विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन इन द लिफ्ट, ठीक है ना। अच्छा, ये डाउनवर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू, और ये अपवर्ड है, और ये लिफ्ट खुद नीचे जा रहे हैं, तो इनका एक्सेलरेशन अगर हमसे बोला जाए कि ग्राउंड फ्रेम में इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस लिफ्ट, ऐड कर देंगे, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ऑफ 2m डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट डाउनवर्ड है, कितना आया, ये 2/11, 2g/11, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड लिफ्ट तो 5g/11, ठीक है ना, और ये आ जाएगा कितना 7g/11, ये मिल जाएगा। अब बात है एक्सेलरेशन m का कितना होगा, ये वाला जो m है इनका एक्सेलरेशन, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये अपवर्ड जा रहे हैं 2g/11 से, 2/11 से ऊपर जा रहे हैं और 5g से नीचे आ रहे हैं ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये 2g/11, 2g/11 माइनस 5g/11, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये अपवर्ड जा रहे हैं, और ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर डाउनवर्ड है तो माइनस ले लिया हमने, तो यहां पर मिल जाएगा हमारे पास आंसर माइनस, ठीक है ना, 3g/11, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, थोड़ा क्या बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना, अगर एडवांस के लिए आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपसे। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड m सो दैट इट रिमेन एट रेस्ट। हमें यहां पर कैपिटल M की वैल्यू बतानी है ताकि कैपिटल M रेस्ट पर रहे, ठीक है ना। तो इसको जो है एटवुड मशीन रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट से करेंगे हम, यहां पर इनको रिप्लेस करके हम 4 म्यू लिख सकते हैं, और म्यू क्या रहेगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो यहां पर मिल जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। इसके बाद हम एक डायग्राम बना सकते हैं कि ये कैपिटल M रहा, और यहां पर ये रहे 1 kg, और ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा 8/3 kg से, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है इन दोनों को हटाकर हम फिर से रिप्लेस करेंगे m इफेक्टिव, जो रिड्यूस मास 4 मल्टीप्लाई बाय रिड्यूस मास है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय रिड्यूस मास कितना हो जाएगा m1 m2, तो m1 m2 मीन्स 8/3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ध्यान से देखना, 3 प्लस 8 11/3 हो जाएगा, ये 3 गेट कैंसल, यहां पर मिल जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 डिवाइडेड बाई 11 kg, ये मिल गया हमें इनका इफेक्टिव मास बेसिकली, ठीक है ना। तो जितना इनका इफेक्टिव मास आ रहा है वही मास ये रहेंगे, तो ये ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट रहेंगे, तो कैपिटल M की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें 32/11 kg, समझ गए, ठीक है ना। इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखना, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, वैसे तो ये केवल जेई के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जेई के लिए ही था, ठीक है ना, नीट के लिए नहीं था ये। अब ये देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ टॉप ब्लॉक, इनका एक्सेलरेशन निकालना है हमें, ठीक है ना। और ये इनफाइनाइट जो है सिमेट्री पर ये दिख रहा है हमें, ठीक है ना, एम 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 के इनफाइनाइट सीरीज यहां पर चल रही है, ठीक है। तो
केयरफुल होकर समझना, इनका अगर मान लो इफेक्टिव मास x है, ध्यान समझना, इनका अगर इफेक्टिव मास x है, ठीक है ना, तो इनका भी तो इफेक्टिव मास x ही होगा। क्यों x ही होगा? क्योंकि इनफाइनाइट में अगर एक कम कर दें एक ज्यादा कर दें उससे कोई खास मतलब पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इनका अगर x है तो इनका भी रिड्यूस मास जो है x ही रहेगा। इवन इनका भी रिड्यूस मास या इफेक्टिव मास, ठीक है ना, m ही रहेगा, ये x ही रहेगा। तो ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को हटाकर हम x से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर हो गया m और यहां पर हो गया x, ये रिप्लेस हो गया। अब केयरफुल होकर देखना, इन दोनों का जो रिड्यूस मास आएगा, इन दोनों का जो रिड्यूस मास आएगा तो वो कितना रहेगा, मींस इफेक्टिव मास। यहां पर जो टेंशन आएगा वो कितना रहेगा, तो 4mx डिवाइडेड बाई m प्लस x, जी लिख सकते हैं आप अगर हमें वेट लिखना है, लेकिन हमें इफेक्टिव मास ही लिखना है। तो ये वाली वैल्यू और यहां पर जो वैल्यू मिली है वो सेम ही है। बेसिकली यहां पर जो पूरा x मिल रहा है इफेक्टिव, और ये पूरा भी x ही है, क्योंकि इनफाइनाइट में अगर एक कम कर दे एक ज्यादा कर दे तो उससे कुछ खास इंपैक्ट आने वाला है नहीं। अब ध्यान देखना, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम x ही, क्योंकि यहां पर भी x होगा और ये x x गेट कैंसल, तो मिल गया हमें 4m इज इक्वल टू m प्लस x, यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3m। अब ध्यान देखना, x की वैल्यू मिल गया हमें 3m, और हमें इसका एक्सेलरेशन चाहिए था, तो हम बोलेंगे चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स along the string is equal to mass is 4m मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा हमें, 2g डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना, तो g बाई 2 आ जाएगा। एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का, पॉज करके इसको लिख लो, फिर एक दूसरे मेथड से भी इसको देखते हैं हम। चलिए इसको हटा रहे हैं अब हम। अब ध्यान देखना, एक दूसरा मेथड, केयरफुल होकर देखना, ठीक है ना। यहां पर टेंशन लेट्स T1 टेंशन है यहां पर, ठीक है, यहां टेंशन कितना है, T1 टेंशन है। यहां पर टेंशन कितना है, T2 टेंशन है, हमने लेट किया। और T1 T2 में रिलेशन ध्यान देखना, T2 T2 यहां पर 2T2 हो जाएगा, 2T2 और T1 बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं 2T2 इज इक्वल टू T1। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है हमें, ठीक है ना। अच्छा, मान लो इनका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है a, इस स्मॉल m का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक तरह से ये पुली जो है a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं हम, जो T1 है, T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको एक्सेलरेशन को भी हटा देते हैं हम, T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देखना T1 लिख रहे हैं हम, T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रहेगा। सोचो हर जगह का मास अगर डबल हो जाए, यहां का भी यहां का भी यहां का भी, हर जगह का मास अगर डबल हो जाए तो हम समझ सकते हैं टेंशन डबल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई एक सिस्टम है उसमें हर जगह का मास डबल हो गया, इसका मतलब टेंशन डबल हो जाएगा हर जगह का। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी भी रहेगा, जी इफेक्टिव मींस, ठीक है ना। और जैसे इसी पूरे सिस्टम को मून पर ले जाएं तो यहां टेंशन बाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अर्थ पर मान लो कुछ आ रहा है टेंशन, मून पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बाई 6 हो जाएगा। किसी लिफ्ट में ले जाएंगे तो यहां पर टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव आएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी रहेगा, तो T1 को लिख सकते हैं हम, T1 इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट रहेगा मल्टीप्लाई बाई mg रहेगा, ठीक है ना। T1 ये लिख सकते हैं हम। अब ध्यान सुनना, चूंकि इनका एक्सेलरेशन हमने लेट किया a, इस पुली का भी एक्सेलरेशन a रहेगा,
इसको पूरे को सिस्टम हम मान रहे हैं, ठीक है ना। इस पूरे का एक्सेलरेशन कितना है, ए है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ और ए की वैल्यू मान लो 0 हो तो ये T1 ही बन जाएगा। ध्यान समझना, ए की वैल्यू अगर 0 हो, एक्सेलरेशन मान लो 0 हो, इसको रेस्ट पर कर दें तो ये तो T1 ही बन गया ना। और अगर एक्सेलरेशन रहेगा, अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो ध्यान से देखना, T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है और T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव रहेगा और जी इफेक्टिव G माइनस ए रहेगा। ये कैसे बोल पा रहे हैं ध्यान से समझना। एक लिफ्ट है, ठीक है ना, एक लिफ्ट है और इसमें कुछ ऐसे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ध्यान से देखना, इनफाइनाइट सीरीज बनी हुई है ये, ठीक है। और लिफ्ट जब रेस्ट पर रहेंगे, लिफ्ट रेस्ट पर रहेंगे, एक्सेलरेशन 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना। उस केस में यहां का जो टेंशन होगा वो T1 के बराबर होगा और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, T इज इक्वल टू K टाइम्स mg आ जाएगा। अगर यही लिफ्ट लेकर चले गए मून पर तो यहां पर G/6 हो जाएगा। यही लिफ्ट अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हो ए से, ए नॉन जीरो है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हो तो यहां का जो टेंशन रहेगा, यहां का जो टेंशन रहेगा T1, यहां G इफेक्टिव आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, G इफेक्टिव आ जाएगा। और यही डायग्राम, ध्यान समझना, यही डायग्राम ये है, ठीक है। एक तरह से ये भी तो इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है ना, और इनका एक्सेलरेशन ए है तो यहां पर लिख सकते हैं T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और G माइनस ए हो जाएगा। तो T2 वो लिखा जा सकता है K टाइम्स m G माइनस ए। और अब हमारे पास दो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो ध्यान से देखना, T1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, T1 की वैल्यू, तो T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे KmG आ जाएगा और T2 की वैल्यू यहां 2 मल्टीप्लाई बाई K मल्टीप्लाई बाई M मल्टीप्लाई बाई G माइनस ए, तो Km कट जाएगा, ठीक है ना। और इधर मिल गया हमें 2G माइनस 2A इज इक्वल टू G को उधर ले जाओ, G इज इक्वल टू 2A और यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, G/2। तो हमने दो मेथड से देख लिया एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना मिल रहा है, G/2। अगर हमें एक्सेलरेशन मिल गया है तो T1 इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना, T1 इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एफईडी बना दें हम, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, T1 मिल जाएगा हमें। और अगर ये T1 मिल गया, T1 मिल गया, T2 मिल जाएगा, कहीं का भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसको पॉज करके लिख लो आप, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ टॉप ब्लॉक। क्वेश्चन लिख लो फिर हम डायग्राम देखते हैं, क्वेश्चन लिख लो पहले। चलिए, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है और यहां पर पिछला जैसा ही क्वेश्चन है बट सीरीज में m 2m 4m 8m चल रहा है, ठीक है ना। तो हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ध्यान समझना क्या लॉजिक यहां लगाएंगे, केयरफुल होकर देखना, ये भी जेई के लिए है केवल, केयरफुल होकर देखना। अगर इतने का मास, अगर इतने का मास x है, इफेक्टिव मास, ठीक है ना, तो इतने का इफेक्टिव मास, इतने का इफेक्टिव मास x/2 होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ध्यान से देखना, इसमें हर जगह 2 से डिवाइड कर दो, हर जगह 2 से डिवाइड कर दो, हर जगह 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा m 2m 4m। तो हर जगह अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तब ये मिलेगा समथिंग, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो x मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो सीरीज है, यहां पर जो सीरीज है वो m 2m 4m है और यहां पर जो सीरीज है
वो 2 मल्टीप्लाई बाई m 2m 4m है। तो अगर ये x हुआ तो ये कितना होगा, इफेक्टिव x बाई 2 होगा। ठीक है ना, इतना अगर समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा हमसे। तो यहां पर ये m है और ये x है, और इनको जब हम देखेंगे ध्यान से तो 4m x डिवाइडेड बाई m प्लस x इज इक्वल टू, ध्यान से x बाई 2 लिखना है यहां पर इस बार। ठीक है ना, और x x गेट कैंसिल, 8m इज इक्वल टू m प्लस x। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगा हमें कितना, x की वैल्यू मिल जाएगा 7m, और अगर x मिल गया 7m तो इनका एक्सेलरेशन बताना है, तो हम बोलेंगे चलाने वाला फोर्स 7m g माइनस एम जी इज इक्वल टू मास 8m इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा 6/8, 6/8 इज 3/4g, ये मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन। समझ गए? तो एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। अब हम देखेंगे मेथड 2। ठीक है ना, इसको लिख लो। अब हम मेथड 2 देखेंगे। चलिए ध्यान से देखना मेथड 2, केयरफुल होकर। मेथड 2 में हमने क्या किया, यहां टेंशन मान लिया हमने T1, यहां टेंशन है T2। तो T1 T2 में रिलेशन क्या है, देखो T1 यहां पर है T2 T2, और मिलेगा हमें 2T2 इज इक्वल टू T1। ये इक्वेशन 1 लिख लिया, बहुत आसान है ये लिखना। ठीक है ना, अच्छा अब ध्यान देखना, T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव होगा, और T1 जब लिखेंगे तो आ जाएगा K टाइम्स mg। समझ रहे हैं? और जब T2 लिखेंगे, पिछला वाला सेम लॉजिक लगा रहे हैं हम कि इनका एक्सेलरेशन a अपवर्ड है, इनका एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है, तो T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ध्यान सुनना, अगर ये एक्सेलरेशन ना होता, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ना होता, तो यहां पर देखना ध्यान से, T1 के लिए m 2m 4m था, 8m, T2 के लिए 2m 4m 8m है, 16m रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये 2 का मल्टीप्लायर लेकर चल रहा है पहले से ही, तो यहां पर लिखा जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2m। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई जी इफेक्टिव, तो इन ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए। तो यहां लिखेंगे हम जी माइनस ए, और T2 की वैल्यू मिल जाएगा हमें K टाइम्स, ठीक है ना, 2m g माइनस ए। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। तो T1 यहां सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम, तो T1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो मिल जाएगा KmG इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये K मल्टीप्लाई बाई 2mg माइनस ए, और यहां से m k कट जाएगा, और g इज इक्वल टू यहां पर मिल जाएगा हमें 4g और 2a, 4a, 4a, 4a उधर लेकर चलेंगे हम, इधर आ गया 3g, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3g बाई 4, ये मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? तो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें, कुछ सिमेट्री दिखेगा हमें। ठीक है ना, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको देख लिया हमने, इसी टाइप का कुछ रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे हम। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट समझेंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे वेज कॉन्स्ट्रेंट। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।